तो अब जो है 9th रिवीजन का रिवीजन टू आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की क्लास में। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके हों आप पूछ सकते हो। बाकी आज तो थ्योरी वाला ही पोर्शन चलेगा और अगली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और बाकी यूट्यूब पे मैंने पिछली क्लासेस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं बच्चों, आप उनको देखकर और अपना नॉलेज बढ़ाइए। देखिए, जैसे मैं सेकंड टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ द स्कैनर दैट इज यूज्ड टू। स्कैनर क्लास का फंक्शन क्या रहता है? तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर जो आप लोग लिखते हो ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ लॉन्ग टाइप और एक्सेप्ट अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का कहा गया कि एक लॉन्ग टाइप का नंबर अगर इनपुट करना है तो उसके लिए कौन सी लाइन लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लिखते हैं हम लोग, SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। जैसे ए में वैल्यू अगर स्टोर करनी है, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल मैंने ए ले लिया, लॉन्ग ए, तो आप लोग क्या लिखते हो, SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लिखते हो। तो इससे वैल्यू स्टोर हो जाती है स्कैनर क्लास के उसकी। और ऐसे ही अगर आपको पूरा पूरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी कि कोई वर्ड या सेंटेंस स्टोर कराना है तो आप स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेते हो, कोई भी स्ट्रिंग S लिया और आप क्या लिखते हो, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये आपका इनपुट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ये आपके दो स्टेटमेंट हैं। अब ये SC यहाँ पर गायब है, उसका रीजन है क्योंकि SC तो हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं ना कि स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो इसलिए SC लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के नाम पूछे गए थे, स्कैनर क्लास के कौन से वो फंक्शन है, तो नेम पूछा गया। तो नेम में आप SC ना लगाओ, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट लाइन, ये दोनों इस दोनों कामों को करवाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपकी एरर्स के बारे में ज्यादातर बताया गया है, तो उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज बग और व्हाट इज डीबगिंग। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका अपनी तरफ से बताता हूं। एन एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उसको बग कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट इज कॉल्ड डीबगिंग। यानी कि आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया, या आपने कोई लॉजिकल एरर कर दी कि आपने 0 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से डिवाइड करने पर आपकी जो एरर आएगी तो उसको जब दूर करना होगा, तो जो एरर आई है उसको हम लोग बग कह रहे हैं, और उसको जो ओवरकम करेंगे, दूर करेंगे, उस एरर को रिमूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को आप लोग डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग प्रोसेस कही जाती है किसी भी प्रोग्राम की एरर को दूर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर दैट मे अकर इन अ प्रोग्राम। किस किस टाइप की एरर जो प्रोग्राम में अकर होती हैं, आती हैं। तो आपकी 3 टाइप्स की एरर होती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। वैसे इसके नीचे अभी इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ नाम बता दिए मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी अभी इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सिंटैक्स एरर, गिव एनी 2 एग्जांपल। तो यहाँ पे आप सिंटैक्स एरर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, तो स्टेटमेंट में कोई भी आपने ऐसी प्रॉब्लम कर दी जो सिंटैक्स में आपने एरर कर दी, जैसे कि हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन होना चाहिए, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो आपकी सिंटैक्स एरर है। आपका कर्ली ब्रैकेट खोला और आपने बंद नहीं किया, तो सिंटैक्स एरर है। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग टाइप की आएगा, सिंटैक्स एरर। ऐसे ही सिस्टम का S अपर केस होना चाहिए, आपने लोअर केस में लिख दिया, तो वो एक सिंटैक्स एरर है। तो जितनी भी सिंटैक्स होते हैं जावा के, उसमें अगर आप कोई एरर कर देते हो तो वो आपकी सिंटैक्स एरर कही जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ सिंटैक्स एरर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और टोकन्स दैट इज इंटेंडेड टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस समय कोई भी आपने इस टाइप की मिस्टेक की, एग्जांपल दिया है, मिस
क्या मिसमैच्ड ब्रेसेस, यानी कि कर्ली ब्रैकेट या गोल वाला ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया बंद नहीं किया आपने, तो उस टाइप की मिसमैच्ड ब्रेसेस क्लास एंड मेथड्स, इसकी एरर हो सकती है। फिर wrongly accessing variable whose visibility doesn't exist, जैसे कि जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं तो किसी वेरिएबल को अगर आपने प्राइवेट में कर रखा, प्राइवेट INT A लिख रखा है, और इस वेरिएबल को आप किसी ऐसी जगह से एक्सेस कर रहे हो जहां पे प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस नहीं किए जा सकते, तो ये एरर दिखाएगा। तो ये प्राइवेट मेंबर के लिए हो गया स्पेशली। और मिस स्पेल्ड कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स, मिस स्पेल्ड कीवर्ड क्या हुआ कि सिस्टम का एस अपर केस होना चाहिए, स्ट्रिंग का एस अपर केस होना चाहिए, आपने लोअर केस लिख दिया। और बाकी जो मैंने जनरल पाई जाती हैं, कंपाउंड एंड स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कि कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया क्लोज नहीं किया, सेमीकोलन मिसिंग, ये सब सिंटेक्स एरर हैं आपकी। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। और ये प्रोग्राम को रन कंपाइल कराते समय आ जाती हैं, यानी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते आप, इसमें आउटपुट नहीं आता है, सिर्फ प्रोग्राम लिखा उसको कंपाइल कराया, नीचे एक एरर आ जाएगी जो इस टाइप की एरर होगी तो, और नहीं आती है तो नो सिंटेक्स एरर आएगा। अब उसके बाद है आपका ये रन टाइम एरर क्या है, ये भी आप यहां पे समझ लीजिए। आपने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल कराया, नो सिंटेक्स एरर आ गई। फिर प्रोग्राम को रन कराया तो उसमें कहा एंटर नंबर, एंटर नेम, इस तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है, और रन होते होते एकदम से प्रोग्राम रुक गया और आप का प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, वहीं पर रुक गया मतलब। तो उस ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्राम रन होते समय एरर आए उसको लॉजिकल एरर आपका रन टाइम एरर कहते हैं। तो रन टाइम एरर में मैंने बताया कि जैसे कि आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दें, तो क्योंकि मैथ के हिसाब से 0 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो एक रन टाइम एरर है। ऐसे ही कोई एरे का प्रोग्राम बनाया, तो एरे में हम 5 नंबर स्टोर किए, तो 0 से लेस देन 5 लूप चलना चाहिए, और आपने 5 से ज्यादा लूप चला दिया, तो उतने तो बॉक्स भी नहीं है जितने आपने लूप चला दिया, तो आपका रन टाइम एरर आती है। ऐसे ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू विच इज इनकम्पेटेबल टू द सर्टेन डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर में धोखे से स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही हो, तो स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में स्टोर ही नहीं हो सकती, तो इनकम्पेटेबल टाइप दिखाएगा एरर। ऐसे ही मान लीजिए आपका जो है इंटीजर है, उसमें आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करो, तो फ्लोट वैल्यू भी स्टोर नहीं हो सकती है, तो उसको भी इनकम्पेटेबल टाइप बताएगा। तो ये प्रोग्राम के रन होते समय आपका आती है एरर। इसमें भी आउटपुट नहीं आता, देखो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये अलग से आप लिख सकते हो कि जब कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर कहा तो उसमें भी आउटपुट नहीं आता है, प्रोग्राम रुका रहता है, उसमें इवन प्रोग्राम रन भी नहीं होता है। और जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, यानी रन टाइम एरर की बात करें, तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, रन होते समय एरर आई तो उसमें भी आउटपुट नहीं आता है आपका, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद तीसरा है आपका लॉजिकल एरर, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि वो है या नहीं है। चलिए मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं लॉजिकल एरर क्या है, उसको भी जान लीजिए। ये स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा, पहले लॉजिकल एरर समझ लीजिए। तो लॉजिकल एरर का मतलब बच्चों होता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, आपका प्रोग्राम रन भी हुआ, और आउटपुट भी आया। और आउटपुट में भाई अब इसमें क्या है, एरर दिखाई पड़ी कि प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ, आउटपुट भी आ गया, फिर काहे की एरर? एरर इस बात की है कि आपकी जो डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आया, पता नहीं क्या आउटपुट आ गया जो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें आप बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख सकते हो लॉजिकल एरर क्या है। तो लॉजिकल एरर में बताओगे कि प्रोग्राम आपका कंपाइल भी होगा, रन भी हो जाएगा, और आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल दोगे कि जैसे वी वांट टू ऐड सम ऑफ 2 नंबर एंड यूज माइनस साइन। अब आपने c इक्वल टू a प्लस बी लिखना चाहिए था, और धोखे से आप a माइनस बी लिख गए, तो आउटपुट माइनस में आएगा, आउटपुट प्लस नहीं आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर कहेंगे। ऐसे ही आप जो है 2 नंबर का मतलब एक नंबर में इवन ऑड नंबर चाहते थे, तो आपने इफ लगाई, इफ a mod 2
और पहले आपने मन में सोचा कि मैं इवन नंबर चेक करूंगा, तो यहाँ पे ए मॉड टू नॉट इक्वल टू आपने 0 लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैसेज दे दिया इवन नंबर, और एल्स में मैसेज दे दिया ऑड नंबर, अब क्या होगा कि आप मन में सोच रहे थे कि ये इवन की कंडीशन लिखी है, लेकिन ये तो आपने ऑड की कंडीशन लिख दी ना बच्चों, पता है ना, ए मॉड टू नॉट इक्वल टू 0 ऑड नंबर के लिए होता है। यस सर। हाँ, तो यहां पर ये आपकी इवन की कंडीशन होनी चाहिए थी, तब इवन नंबर मैसेज आना चाहिए और एल्स में ऑड नंबर आना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो आपने मान लीजिए 7 ले लिया, तो 7 2 से डिवाइड कराओगे तो आपका यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 1 0 के बराबर नहीं है, तो मैसेज आ जाएगा इवन नंबर, जबकि यहाँ पे तो ये ऑड नंबर है। तो आप चाहते कुछ और थे लेकिन लिख कुछ और गए, उस केस में आउटपुट तो आता है लेकिन आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता, इसी को लॉजिकल एरर कहते हैं। सारे बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब इसके बाद आता है व्हाट आर कमेंट्स, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स यूज्ड इन जावा। तो जो आपका अभी 10th का स्पेसिमेन पेपर आया है उसमें भी पहला क्वेश्चन यही दिया गया था कमेंट लाइन के बारे में, कि आप पहचानो कमेंट लाइन कौन सी होती है। तो अ कमेंट इज अ प्रोग्रामर रीडेबल एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन इन द सोर्स कोड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, या सोर्स कोड, एक मिनट में देख लेता हूं क्या लिखा है, ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो देखो क्या है कि जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है उसकी बात हो रही, तो जो प्रोग्रामर है वो जब प्रोग्राम बनाता है तो प्रोग्राम बनाते समय वो जो मेन प्रोग्राम की लाइंस होती हैं जहां पे उसने कोई स्पेशल काम कराया है, तो वो क्या करता है कि उन लाइंस के आगे कमेंट लाइन डाल देता है। और कमेंट लाइन इसलिए डालता है कि उसका प्रोग्राम जब भी कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़े या दूसरा बच्चा पढ़े या दूसरा कोई पर्सन पढ़े तो उन कमेंट लाइन से जान जाए कि उसने इस जगह पर क्या कराया है या वो क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि कोड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोग सोच लेते हैं और उस हिसाब से वो लॉजिक बना दें। तो यहाँ पर उसको ही कमेंट लाइन कहते हैं। अब वो कमेंट लाइन कंपाइलर द्वारा रीड नहीं की जाती, वो कमेंट लाइन यूजर्स के लिए होती है। यूजर जो प्रोग्राम को देख रहा है वो उस कमेंट लाइन को समझेगा और उसके हिसाब से स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो निकालता है। तो यहाँ पर ये कंपाइलर कंपाइल नहीं करता उन लाइंस को, और कंपाइलर को उससे लेना देना भी नहीं, कंपाइलर को जावा के कोड से लेना देना है। तो ये दो तरीके का है आपका, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि किसी भी प्रोग्राम में आप जब लिखते हो ना, प्रोग्राम लिखना चालू किया आपने, इंपोर्ट वाली लाइन लिखी, ठीक है, इंपोर्ट वाली लाइन, और उसके नीचे आपने ये प्रोग्राम लिखा। अब आप ये बताना चाहते हो ये प्रोग्राम किस बारे में है, ये बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोग्राम के आगे आप यहां पर एक ये स्लैश साइन लगाओगे और ये स्टार का साइन लगा दोगे, और फिर आपने यहां पे लिखना चालू किया दिस प्रोग्राम इज फॉर एडिशन ऑफ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये 2 3 4 लाइनों में लिख दिया, और उसके बाद आपने इसको स्टार साइन लगाकर बंद कर दिया। स्टार्टिंग करते समय स्लैश साइन लिखते हैं, फिर स्टार साइन लगाते हैं, तब आप कुछ पैराग्राफ लिखना चाहें लिख लीजिए, और फिर एंडिंग करते समय स्टार साइन पहले लगता है और फिर ये बंद हो जाता है। तो इसको आप जो है मल्टी कमेंट कहते हैं, मल्टी कमेंट लाइन कहते हैं। जब कभी भी आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में हो या किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में मल्टीपल लाइन का कोई बात लिखना चाहते हो, जिसको जावा का कंपाइलर रीड नहीं कराएगा या रीड नहीं करेगा, लेकिन यूजर जो पढ़ रहा है उसको देखकर वो जान जाएगा। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा है, तो यहाँ पर ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं इसमें लिखा है टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो यूजर इसको पढ़ के जान जाएगा ना कि हाँ ये नीचे जो प्रोग्राम लिखा है ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम लिखा है। तो इसको कहते हैं मल्टी कमेंट लाइन। और फिर प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए आपने ये इफ कंडीशन लगाई कि a mod 2 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम जब भी आपका कोई दूसरा बंदा पढ़े तो इस लाइन का मतलब है कि मैं यहाँ पर इवन नंबर चेक कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर 2 स्लैश लाइन लगाओगे और उसके बाद लगाओगे, लिख दोगे टू चेक इवन नंबर। यस सर।
तो अब जब भी कोई आपका प्रोग्राम पढ़ेगा इस लाइन का, उसको मतलब नहीं क्लियर हो रहा है कि ये क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो वो आगे कमेंट लाइन पढ़ लेगा कि टू चेक इवन नंबर, तब उसका दिमाग लग जाएगा कि अच्छा ये इवन नंबर चेक करने के लिए। तो इसको आपका सिंगल कमेंट लाइन बोलते हैं, यहाँ पे सिंगल कमेंट लाइन बोलते हैं। तो किसी जब कभी भी किसी स्टेटमेंट के बारे में एक लाइन में कमेंट करना हो, एक लाइन में, तो उस समय आप सिंगल कमेंट लाइन यूज करते हो। और जब ग्रुप ऑफ लाइन लिखनी हो किसी चीज के बारे में, तब आप यहां पर मल्टी कमेंट लाइन लिखते हो। तो दो ही तरीके कमेंट लाइन होती है, सिंगल कमेंट और मल्टी कमेंट। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट, विद विच कमांड डू यू इंप्लीमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशन जहां चेक होती है वो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट certain part of code depending on whether a condition is true or false. Implementation is done using if else, if और switch case और ternary operator। तो ये बताया गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें किसी भी कंडीशन को लगाकर ही कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या कुछ सर्टेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ऐसे लोग वोटिंग कर सकते हैं, वोट डालते हैं ना इलेक्शन में, तो ऐसे लोग वोटिंग कर सकते हैं जिनकी एज 18 से बड़ी या बराबर हो, और जिनकी एज 18 से छोटी या बराबर हो तो वो वोट नहीं डाल सकते। ये दोनों मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट। तो आपको यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा इफ जो भी एज नाम का वेरिएबल आपने लिया होगा उसको चेक किया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन कैन वोट, मैसेज एसओपी लाइन में दे सकते हैं आप, और एल्स में कैन नॉट वोट। एसओपी लाइन में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसलिए ऐसे है, कैन नॉट वोट। तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसमें आपका बताया गया कौन कौन से, इफ खाली इफ लगा सकते हैं अकेला, इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर, ये सब आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं। जहां कहीं भी अपने मन का क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। उसके बाद है व्हेन आर ब्रेसेस ऑप्शनल और नेसेसरी इन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा आपने इफ, और यहां पे आपने कोई कंडीशन लगाई, और उसके बाद अगर आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, सिंगल एक लाइन का, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ऑप्शनल है। यहां पे भी एक लाइन का स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपको एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है किसी कंडीशन के अंदर, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है और आप यहाँ पे 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, तो 1, 2 या 3 या 4 लाइन का, तो आपका कर्ली ब्रैकेट खोलना और बंद करना ऑप्शनल नहीं है, फिर कंपलसरी है। ये एक से अधिक लाइनों के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना कंपलसरी है, और एक लाइन के स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा मैंने, और ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये कंपलसरी वाला है। तो यहां पे लिखा है कि गिविंग ब्रेसेस इज ऑप्शनल फॉर इफ एल्स इन केस देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि इफ एल्स में अगर कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ऑप्शनल है, अगर एक से अधिक होंगे तो कंपलसरी है। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। स्वप्निल, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनर क्लास, फंक्शन नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। आप स्कैनर में नेक्स्ट भी यूज करते हो, नेक्स्ट लाइन भी यूज करते हो। तो नॉर्मली जो मैंने क्लासेस में आपको बताया है उसमें मैंने ये बताया था नेक्स्ट कैन रीड, रीड का मतलब स्टोर है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट कैन रीड द इनपुट ओनली टिल द स्पेस। नेक्स्ट क्या करता है, ये सिर्फ उतना ही पार्ट किसी चीज का स्टोर करता है जब तक स्पेस ना मिल जाए। इट कांट रीड 2 वर्ड्स सेपरेट बाय स्पेस। ऑल, हाँ यहाँ पे ये नेक्स्ट हो गया, और साथ में एक और बात कही गई है,
ऑल्सो नेक्स्ट प्लेस द कर्सर इन द सेम लाइन आफ्टर रीडिंग इनपुट। ठीक है, ये जो भी बात बताई गई मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। जैसे नेक्स्ट से क्या करते हैं, नेक्स्ट से एक वर्ड जब तक कोई स्पेस ना मिले, जैसे आपने यहां पर राम जी अवस्थी यहां पे डाल दिया आपने ऐसे। अब यहां पे आपने इस वर्ड को रीड करने के लिए नेक्स्ट लगाया, नेक्स्ट फंक्शन से आप रीड करा रहे हो। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल वर्ड स्टोर करता है, सिंगल लेटर नहीं। सिंगल लेटर के लिए हम लोग कैरेट 0 लगाते हैं इसमें, वो एक अलग चीज हो गई। तो नेक्स्ट से क्या होता है, एक पूरा वर्ड स्टोर होता है। तो वर्ड कब तक स्टोर करता है, जब तक अगला स्पेस ना मिल जाए। तो जैसे ये स्पेस मिलेगा तो आपने राम जी अवस्थी लिखा है और नेक्स्ट आपने फंक्शन यूज किया है, तो ये सिर्फ राम जी ले लेगा, स्पेस जैसे मिलता है तो उसके आगे वाला वर्ड छोड़ देगा। ये नेक्स्ट काम करता है। और नेक्स्ट लाइन अगर आप लिखते हो, नेक्स्ट लाइन लिखते हो, तो नेक्स्ट लाइन में आपने राम जी अवस्थी लिखा, राम जी अवस्थी, तो ये क्या करेगा, ये दो वर्ड के बीच में जो भी स्पेस है उनको भी ले लेता है, और जितने भी उस लाइन में स्पेस है, लाइन के स्पेस के साथ सारे वर्ड्स को स्टोर कराता है। तो नेक्स्ट लाइन पूरा एक वर्ड स्टोर करना चाहे तब भी ठीक है, पूरा सेंटेंस लेना चाहे तब भी ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पूरे सेंटेंस को स्टोर कराता है, और नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को स्टोर कराता है। और साथ में ये भी कहा गया जैसे ही नया स्पेस मिले तो वैसे ही आपका आगे वाला वर्ड छोड़ देता है। तो ये पहली बात हो गई। ठीक है, इट कांट रीड टू वर्ड्स सेपरेट बाय स्पेस, यानी दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड अगर बीच में स्पेस है तो वो स्पेस वाले वर्ड को नहीं लेता है, नहीं रीड करता है। एक और चीज बताई कि जब ये राम जी को पढ़ेगा तो कर्सर जो है सेम लाइन में रखता है, यानी कि राम जी इनपुट तो करा लिया, लेकिन कर्सर इसी लाइन में बना रहेगा, कर्सर लाइन चेंज करके नीचे नहीं जाता है। जबकि यहां पर जो नेक्स्ट लाइन आपका है, नेक्स्ट लाइन रीड इनपुट इंक्लूडिंग स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, और दैट इज इट रीड टिल एंड ऑफ लाइन, यानी कि जब भी आप कोई भी वर्ड इनपुट करोगे या सेंटेंस इनपुट करोगे, तो इनपुट करने के बाद आप एंटर की तो प्रेस करोगे ही ना कि आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एंटर की जो होता है ये /n होता है, /n, यानी जब तक न्यू लाइन ना मिल जाए। अगर आप एक ही लाइन में 10 वर्ड लिख दो, 50 वर्ड लिख दो, एक ही लाइन चलता रहे अगर, और आपने एंटर की प्रेस नहीं की, तो वो सब कुछ स्टोर करा देगा नेक्स्ट लाइन। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो एंटर की का मतलब है /n, यानी कि कंप्यूटर को नई लाइन मिल जाती, क्योंकि कर्सर एंटर मारने से नेक्स्ट लाइन में आता है ना, तो नेक्स्ट लाइन का मतलब नई लाइन मिल जाती। तब आपका उसके बाद जो भी लिखोगे वो फिर नेक्स्ट लाइन में नहीं लेगा। एक जब तक एंटर की नहीं प्रेस करते हो तब तक सारा सेंटेंस या वर्ड वो नेक्स्ट लाइन जो है स्टोर करता रहता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज अभी बोलिए, और फिर से मैं एक बार जल्दी से, मैंने थोड़ा कर दिया होगा तो फिर से एक बार बता दूं। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। और भी बच्चे यहाँ पर हैं, सारे बच्चे अपने अपने व्यू के हिसाब से बताते रहें। वैसे आ तो रहा ही होगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलत बात है, ना बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके, उसके बाद है व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल का मतलब जो टू ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताएं। तो रिलेशन क्या हो सकता है, कोई एक चीज दूसरी चीज से बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, बराबर है, छोटी है, बराबर है। तो यानी कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है, रिलेशन बताता है दो चीजों में। तो द रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ यू टू टेस्ट और डिफाइन सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज मतलब वेरिएबल्स से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल। तो सिंगल इक्वल आपका वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, और डबल इक्वल दो वैल्यूज को इक्वलिटी कंपेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंस लिख सकते हैं। एक तो आप वर्किंग का डिफरेंस कि सिंगल इक्वल क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। जैसे a इज इक्वल टू 5 लिखा, तो इसका मतलब ये a में वैल्यू स्टोर हो रही, वैल्यू असाइन हो गई, a की वैल्यू 5 हो गई।
और अगर आपने a इज इक्वल टू 5 लिखा, इसका मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू है वो 5 से मैच हो रही, चेक हो रही, कंपेयर हो रही है। तो यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू को असाइन कर रहा है। और फिर उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ये दूसरा डिफरेंस है। जो इक्वल टू है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन सिंपल रिलेशनल स्टेटमेंट इनटू मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर स्पेशली आपका एंड और की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, एक इफ के अंदर आप एक ही कंडीशन लिख पाते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे करके कोई एक कंडीशन लिख दी आपने। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, एक्सप्रेशन बनाई जाए, यानी कि एक से अधिक कंडीशन को इसमें यूज किया जाए, तो आप यहाँ पर एंड या और लगाकर एक से अधिक कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो। और लिखनी तो और बढ़ा दो, ए ग्रेटर देन डी, तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 कंडीशन एक साथ में आप एंड या और लगाकर लिख सकते हो। तो इस कंडीशंस को या रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए एंड या और ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब एंड का मतलब होता है कि सारी कंडीशन ट्रू हो जाए, देन ये इफ ट्रू मानी जाएगी। और का मतलब होता है कोई भी एक ट्रू हो जाए, अगर बीच में हमने और लगा रखा है इसका मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये इफ कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। और अगर सारी ट्रू हो गई तो बहुत अच्छी बात, तब भी कंडीशन ट्रू ही मानी जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एंड क्या है, चेक वेदर अ कंडीशन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इट इज ट्रू और नॉट। और का मतलब है चेक्स वेदर आइदर ऑफ द कंडीशंस प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इट इज ट्रू और नॉट। यानी कोई एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो कोई दूसरी फॉल्स है, पहली ट्रू है, तो कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिल गई तो और का मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हो। और नॉट क्या करता है, नॉट अपोजिट कर देता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो रही तो उसको ट्रू कर देता है। जस्ट निगेट्स द लॉजिक ऑफ द कंडीशन succeeding it to check for its visibility या validity। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉट क्या करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैंने नॉट और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में a इज ग्रेटर देन b लिखा। तो देखो a की वैल्यू अगर आपकी 10 है और b की वैल्यू आपकी 5 है, तो कंडीशन के हिसाब से 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने के बाद में जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, नॉट मिल जाएगा। तो नॉट क्या कर देता है, कंडीशन का अपोजिट कर देता है, तो ये इसको फॉल्स कर देगा। तो नॉट किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, बस ये याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सर जो एंड वाला था सर, उसमें सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। हाँ, एंड का मतलब सभी कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और का मतलब है एटलीस्ट वन या सारी। ओके सर। सर यस बेटा। सर एक जो क्वेश्चन आता है सर, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर दे देते हैं और सर उसको अरेंज करना होता है, सर उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है? वो मेमोरी बाइट्स आपको खाली पता होनी चाहिए कि बुलियन सबसे 1 बिट मेमोरी लेता है, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स सर एंड इक्वल टू लेस देन इक्वल। अच्छा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने सीक्वेंस के हिसाब से ही पढ़ाया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर पढ़ाया, यूनरी का मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस से है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बाइनरी पढ़ाया, तो बाइनरी आप ना लिखकर यूनरी के बाद अर्थमेटिक आता है, अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड और मॉड। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल, ये सीक्वेंस है। और रिलेशन का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाली चीजें। और उसके बाद आता है आपका लॉजिकल, और लॉजिकल का मतलब एंड या और या नॉट। और उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर।
ये ऑपरेटर आता है। तो असाइनमेंट मतलब सिंगल इक्वल। तो ये ऊपर वाले सब बड़े हैं और नीचे वाले सब छोटे हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर कुछ ऐसे लिख दे, मैं लिख दूं यहां पर नॉट ए प्लस बी ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन बी प्लस सी, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आउटपुट पूछा जा रहा है, ए और बी की वैल्यू आपको, ए बी सी की वैल्यू दे दी जाएगी। तो मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, यहाँ में मैंने 5 रख दिया, और बी की वैल्यू आपकी 2 है, तो मैंने बी की जगह 2 रख दिया, और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 ले ली। अब इसको एवेल्युएट करके देखो, तो 5 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 इज ग्रेटर देन 10, फिर और का साइन है, और फिर यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर देन, और बी और सी की वैल्यू आपकी 10 थी, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया, और फिर ये नॉट का साइन लगा है। तो अब देखो 7 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, फिर बीच में और है, और 5 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स। अब फॉल्स फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा, इसके बाहर आपका नॉट लगा हुआ है, ट्रू हो जाएगा। हाँ सर ट्रू हो जाएगा। ये अब लास्ट में आपका बच्चों यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अपने हिसाब से जो मैंने बताया था ना अरेंज करने वाला, जैसे आप पूछ रहे हो, तो अपने हिसाब से देखो सबसे पहले कौन सा आपने किया, सबसे पहले आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया, क्योंकि अर्थमेटिकल पहले आता है। तो यहाँ पर पहले इसको प्लस किया, और फिर यहाँ पे बी प्लस सी को ये प्लस किया, उसके बाद फिर आपने रिलेशनल देखा। अच्छा, तो यहाँ पे यूनरी हमने यूज ही नहीं किया था, मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस प्लस भी कर देते तो पहले प्लस प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो यूनरी था नहीं, तो सबसे पहले अर्थमेटिकल यूज हुआ, उसके बाद फिर ग्रेटर देन आपने चेक किया तो फॉल्स ट्रू आया, ये रिलेशनल यूज किया, और फिर उसके बाद रिलेशन दोनों के आ गए रिजल्ट, उसके बाद और कंडीशन का मतलब चेक हुआ तो लास्ट में फॉल्स आया। और जब आपका और कंडीशन चेक हो गई तो उसके बाद एक और, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, और है, और नॉट भी लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसके बाद बाहर आप ब्रैकेट के आए तो ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑपरेटर दे दिया जाए, जैसे प्लस प्लस दे दिया गया, एंड दे दिया गया, उसके बाद आपसे कह दिया गया कि आप जो है इक्वल साइन दे दिया गया, उसके बाद आपसे कह दिया गया कि आप यहाँ पर और कौन सा बच्चा, मान लीजिए आपका डिवाइड दे दिया गया, अब अरेंज करो इनको। तो ये चार्ट देखो बेटा, स्वप्निल आप बताओ, इस चार्ट आप ही का क्वेश्चन था ना ये? नहीं सर मेरा नहीं था। किसने ये क्वेश्चन पूछा था? सर मेरा नाम बताइए। रिलेशन। अच्छा, तो देखिए इस सीक्वेंस को देखकर अरेंज कीजिए। नंबर 1 पे कौन रहेगा? प्लस प्लस। प्लस प्लस। नंबर 2 पे कौन रहेगा? नंबर 2 पे देखो यार, स्लैश, ये 4 है ना, तो स्लैश डिवाइड स्लैश होगा। नंबर 3 पे कौन सा रहेगा? एंड रहेगा, और नंबर 4 पे आपका इक्वल रहेगा। तो ये सीक्वेंस याद रखो, पहले यूनरी होता है, फिर अर्थमेटिकल, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर असाइनमेंट, और यही सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है ना? ओके। फिर उसके बाद देखिए अब लूपिंग में आ गए। लूपिंग में यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब वो लूप जो लूप के अंदर घुसते समय ही, या लूप के अंदर एंटर करते समय ही पहले कंडीशन चेक करते हैं, देन उसके बाद घुसने देते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब है पहले लूप के अंदर जाने देते हैं और उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद होगा, एंट्री कंट्रोल लूप में आपका फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद लूप में एंटर होने देते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका डू व्हाइल लूप था, डू व्हाइल लूप था। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, द टेस्ट एक्सप्रेशन यानी जो कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप। तो इसमें लूप के अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक हो जाती है। और इसमें क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एंटरिंग द लूप, लूप के अंदर जाने के बाद कंडीशन चेक होती है। द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू फॉल्स द लूप डजंट गेट एग्जीक्यूट।
अगर जो एक्सप्रेशन या कंडीशन लगी है वो अगर फॉल्स हो गए तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसमें टेस्ट कंडीशन अगर इवेलुएट हुई और वो फॉल्स निकली तब भी आपका एटलीस्ट वन टाइम लूप चल जाएगा, क्योंकि डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक ही नहीं होती है, तो कंडीशन बाद में चेक होनी, इसलिए पहले तो एक बार चल जाएगा, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा चलेगा, नहीं तो वहीं से बाहर। तो यानी कि ये एक बार लूप चल जाता है। और वाइल फॉर एक बार भी नहीं चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स है। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर। उसके बाद है जनरल सिंटैक्स वाइल लूप का। तो इसमें आपको यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मैंने जो क्लास में पढ़ाया वही लिखिएगा। सबसे Yes. पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर ये आपका बॉडी ऑफ लूप होता है, इसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ये अब यहाँ पर एक वाइल लूप का और एग्जांपल दे देगा कि वाइल ट्रू, ये इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए करा जाता है कि कोई कंडीशन होगी तो ट्रू फॉल्स में ही रिजल्ट आता है, तो इसमें पहले ही ट्रू लिख दिया गया तो ये चलता ही जाएगा। अब इसको रोकने के लिए कोई बच्चा बता सकता है क्या करना पड़ता है? सर ब्रेक। यस, ब्रेक की। इसके अंदर इफ कंडीशन लगाकर आप ब्रेक लगाते हो तो ये लूप रुकेगा, अदरवाइज लूप चलता ही रहेगा। जनरल सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप, इसमें पहले डू लिखते हैं और फिर आपका जो भी स्टेट कर्ली ब्रैकेट खोलने का जो भी स्टेटमेंट है वो लिखिए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखिए और लूप क्लोज करने के बाद लास्ट में आप वाइल लिखते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी है और इसमें भी आपका ट्रू वाली कंडीशन चलाई जा सकती है। फिर कंपेयर लूप्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। जनरली फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। जब आपको पता होता है कि लूप कितनी बार चलना है, स्टार्टिंग एंडिंग पता है, तो आप नॉर्मली फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है, यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और डू वाइल जनरली यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन, यानी जब नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं, जैसे ये ट्रू वाला बताया गया, हमें पता ही नहीं लूप कितनी बार चलना है तो हमने चला दिया और लास्ट में इफ कंडीशन लगा दी उसके अंदर कि अगर ये हो जाए तो लूप से बाहर आओ, नहीं तो लूप चलता ही रहे। तो उसके लिए नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होता है तब। ऐसा नहीं कि नोन वाइल लूप में नोन वाले तरीके से नहीं चला सकते हैं, वाइल लूप में भी चला सकते हैं नोन वाले तरीके से। जैसे जो अभी 4 to 5 वाला बैच चल रहा है उसमें मैं आपका जो है डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप वाला टॉपिक चला रहा हूँ। डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप याद है? सर हाँ, तो उसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में क्या है, नंबर कितना बड़ा है हमें पता ही नहीं, तो स्टार्टिंग एंडिंग हमें पता ही नहीं, बस डिजिट तोड़ते जाओ, जब नंबर 0 हो जाएगा तब लूप रुकेगा। तो इसीलिए उसमें वाइल लूप से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन चाहे तो फॉर लूप से भी बना सकते हैं, यानी कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप में बनाया जा सकता है। और डू वाइल लूप का क्या है? डू वाइल लूप इज जनरली यूज्ड when it is necessary to execute at least one time। डू वाइल लूप तभी यूज किया जाता है जब आपको लगता है कि प्रोग्राम लूप जो है कम से कम एक बार तो चली जाए, आगे कंडीशन ट्रू हो तो फर्दर चले, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये तीनों का यूज के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? तो जब लूप के अंदर लूप लिखते हैं तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया कि एक फॉर लूप x का चलाया गया, एक फॉर लूप y का चलाया गया, तो ये y वाला लूप जो है ये अंदर है x वाले लूप के अंदर, ये x का ब्रैकेट खुला, ये बंद हुआ, तो इसके लूप के अंदर है। तो ये कैसे चलता है? जब पहले वाला लूप कंडीशन ट्रू करेगा तो अंदर आओगे और ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा चलेगा, और जब ये फॉल्स होगा तो ये बाहर वाला लूप फिर से चल जाएगा। अगर बाहर वाला लूप कंडीशन फिर से ट्रू करता है तो फिर अंदर वाले लूप को पूरा चलवाएगा। तो ये ऐसे तब तक करता रहता है जब तक बाहर वाला लूप यानी आउटर लूप फॉल्स ना हो जाए। जब आउटर लूप फॉल्स होगा तब आप बाहर निकलोगे, तो इसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। लूप के अंदर लूप, चाहे वाइल के अंदर वाइल लिखो, चाहे फॉर के अंदर फॉर लिखो, या कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर लिखा जा सकता है, बस लूप के अंदर लूप है तो नेस्टेड है। फिर उसके बाद जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट आपके दो यहाँ पे स्पेशली ब्रेक और कंटिन्यू लूप के अंदर होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है एक जंपिंग स्टेटमेंट आपका रिटर्न भी होता है, वो फंक्शन के अंदर, फंक्शन प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ जंपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक क्या करता है? द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द डू वाइल लूप, फ्रॉम द डू वाइल लूप, फॉर लूप या स्विच केस या वाइल लूप। ये सब लिख डाला है, इसकी जरूरत नहीं थी, बस डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जैसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है वैसे इमीडिएटली वहीं से लूप या स्विच केस, स्विच केस में आपका ब्रेक लगता है, या लूप चाहे वाइल हो, चाहे फॉर हो, चाहे डू वाइल हो, आपका प्रोग्राम नहीं
लूप को टर्मिनेट करके और लूप से बाहर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। बाहर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, तो लूप के स्टेटमेंट तुरंत वहीं पर रुक जाते हैं अगर ब्रेक लगाया है। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द लूप इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जैसे व्हाइल लूप, फॉर लूप ये बता दिया गया। और इट ट्रांसफर कंट्रोल टू द प्लेस इन द प्रोग्राम वेयर द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इन विच इट अपीयर बिगिनिंग, ये बिगिंस। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जो भी लूप चल रहा होगा तो लूप के अंदर जैसे कंटिन्यू पाते हैं तो कंटिन्यू के नीचे जो लिखे गए स्टेटमेंट होते हैं उनको एग्जीक्यूट होने से रोक देता है और लूप का कर्सर नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता है, यानी कि लूप को आगे बढ़ा देता है। यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो आई प्लस प्लस वाले जगह पर भेज देगा। मैं एक एग्जांपल देके इसको जल्दी से समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, इस तरीके से लिखा। ये आउटपुट में बहुत काम आता है। अब यहाँ पे लिखा इफ आई ग्रेटर देन 2 ही लिख दिया, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू। और उसके बाद यहाँ पर लूप इफ कंडीशन से बाहर एसओपी आई प्रिंट कराया है, ठीक है ये। तो अब देखिए आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स, तो इफ से बाहर आए और आपका आई प्रिंट हो गया, इसका मतलब 1 प्रिंट हो गया। उसके लूप ऊपर जाएगा, यहाँ से आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया। 2 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। 2 की इक्वल है, कंडीशन ट्रू। तो कंटिन्यू मिलने पर कर्सर जो है अपने आप लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है, यानी कि आई प्लस प्लस पे चला जाता है, नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। और यहीं पे अगर ब्रेक मिलता तो ब्रेक से आप सीधे बाहर चले जाते। तो कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता है और कंटिन्यू के नीचे लिखे गए रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने देता जब तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू 2 थी तो 2 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू से आई प्लस प्लस चला जाएगा, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 भी 5 छोटा है, नीचे आया। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंटिन्यू का मतलब आई प्लस प्लस चला जाए, तो ये 4 हो गई। और 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, फिर से कंटिन्यू ऊपर चला जाए। ऐसे ये 5 तक चल जाएगा। और जैसे 6 होगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, लूप से बाहर आ गए। तो आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में सिर्फ 1 आया। जब 1 था तो 1 इज ग्रेटर लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो लूप इफ कंडीशन फॉल्स हुई थी, बाहर आ गए, आई प्रिंट कराया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। तो यानी कि सिर्फ इस प्रोग्राम में 1 प्रिंट हुआ, 2 3 4 5 ये प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि कंटिन्यू मिलता गया और आपका नेक्स्ट इटरेशन पे भेजता गया, ये इसका मतलब है। अब यहीं पे जरा व्हाइल लूप में भी हम दिखा दें आपको कंटिन्यू का मतलब, ये इंपॉर्टेंट होता है। आई इक्वल टू 1 आपने लिखा है और यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, सपोज दैट व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कर्ली ब्रैकेट, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां पर कंटिन्यू कर दिया। और फिर यहां पर SOPLN आई प्रिंट है, देन आपका आई प्लस प्लस प्रिंट है। थोड़ा सा डिफरेंस है ना व्हाइल से और फॉर में कंटिन्यू का। तो देखो आई में 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, तो इफ से बाहर आए और आई प्रिंट हो गया, आई में 1 था, 1 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गया। और यहां से लूप ऊपर चला गया। अब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, अब यहीं से कंटिन्यू सीधे कंडीशन पे भेज देगा। यहाँ पे खास बात यह है कि ये आई प्लस प्लस पे नहीं जाएगा, व्हाइल डू व्हाइल में आई प्लस प्लस पे नहीं जाएगा। कंटिन्यू मिलने पर नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, वही वाली लाइन काम आ रही है। तो नीचे तो आपका आई प्लस प्लस भी लिखा है, SOPLN आई भी लिखा है, तो ये फिर से लूप ऊपर चला जाएगा। आई की वैल्यू 2 थी, 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आया। अब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो फिर कंटिन्यू। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। फॉर लूप में तो ये चल गया था क्योंकि आई प्लस प्लस मिल जा रहा था, और 5 पर
5 तक चला, 6 पे फॉल्स हो गया था। लेकिन इसमें आपका ये i प्लस प्लस मिल ही नहीं रहा, तो 2 से 3 4 5 हो ही नहीं पा रहा है, तो ये बार बार कंडीशन पे चला जा रहा है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम चलेगा। यानी कि एक बार 1 प्रिंट करा दिया, उसके बाद ये घूमता ही रहेगा और लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या ये समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि वाइल डू वाइल में कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू मिलने पर नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो वाइल में भी नहीं होते, फॉर में भी नहीं होते, लेकिन वाइल में कंटिन्यू मिलने पर आप कंडीशन पे जाते हो और फॉर लूप में कंटिन्यू मिलने पर आप i प्लस प्लस पे जाते हो, यानी अपडेशन वाले पार्ट पे जाते हो। ये दोनों का डिफरेंस भी है। थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूं क्योंकि कम समय है और उसके हिसाब से हमें दूसरे बैच को भी अभी देखना है। हाँ, टाइम तो हो गया यार। अब डिफरेंस बिटवीन ब्रेक और कंटिन्यू, तो ब्रेक कंटिन्यू में आपने जान लिया कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट, रिमेनिंग मतलब उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, छोड़ देता है, एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन, और अगले इटरेशन यानी अगले बार लूप चलेगा उस पर भेज देता है लूप को। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस वाइल और फॉर में। तो सिमिलरिटी क्या है? बोथ वाइल एंड फॉर इज यूज एज एंट्री कंट्रोल लूप, यानी वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है और फॉर भी एंट्री कंट्रोल लूप है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि दोनों पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं। और डिफरेंस में कहा गया कि फॉर लूप में हैव इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेशन और राइटिंग बिफोर द लूप, और वाइल लूप हैव इनिशियलाइजेशन ऑलवेज बिफोर और फिर लूप एंड अपडेशन इन द बॉडी ऑफ लूप। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले ही कर देते हैं और फॉर लूप में i is equal to 1, i is less than equal to 5, i प्लस प्लस, ये क्या है? लूप के अंदर ही है। और वाइल लूप में i is equal to 1 लूप के ऊपर लिख देते हैं, बाकी सब लूप के अंदर रहता है। ये दिमाग में गया नहीं गया बच्चों? यस सर। कि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है और कंडीशन, अपडेशन और वर्किंग ऑफ द लूप ये लूप के अंदर रहती है, और फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और वर्किंग ऑफ द लूप सब लूप के अंदर ही रहता है। एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, द लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मैं देख लेता हूं डेटा कितना बचा है। नहीं हो पाएगा। वैसे मेन थ्योरी तो हो गई, बस आउटपुट वगैरह के प्रोग्राम यहाँ पर आ गए हैं, थ्योरी वाला पार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। आउटपुट वाली क्लासेस में हम लोग रखेंगे, हमें थ्योरी डिस्कस करनी थी। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ओके बच्चों, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू।